एक ऐसा वक्त जब अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ है, लेकिन हम IMF की तमाम शराइत पूरी करने में लगे हुए हैं और अब शराय सूद है 20%। किस तरीके से असर पड़ता है इस पर आवाम का? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और कोशिश स्टेट बैंक की ये है कि महंगाई को किसी तरह कंट्रोल और काबू में किया जाए। इस वक्त ऐसा लगता है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जिसने पहला रास्ता यानी कि मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाने का फैसला किया है। जब सदर मुशावरत करेंगे और गवर्नर मुशावरत करेंगे तो फिर आगे इलेक्शन कमीशन भी उसमें होगा, लेकिन 90 रोज में मुमकिन नहीं है ये सब कुछ। 40 दिन क्लियर साजिश थी कि इलेक्शन कोई नहीं करना चाहता था। इसके माँ सिवा के आइन में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि इलेक्शन का 90 दिन के अंदर होना जरूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो ऑलरेडी कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आए, उन्होंने कहा ये तो 3-2 का फैसला है ही नहीं, अपने अपने जो तशरीहात है इस फैसले पर दी जा रही हैं। सारे वुकला तरतीब से बहस की और अपना अपना मौकफ दिया। अब इन 2 जजेस ने तो सुना ही नहीं है केस, ये तो बेंच में ही नहीं है। तो फिर ये तो 4 दिन का फैसला हुआ ही नहीं ना, ये 3-2 का हुआ। बड़ी क्लियरिटी कर दिया तजादा साहब आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, IMF की शराइत पूरी करते करते आवाम को महंगाई की दलदल में घसीटने की जो सूरत हाल है वो अभी भी जारी है। और अभी हमने थोड़ी ही देर पहले देखा कि जो नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई उसमें शरह सूद को बढ़ाया गया और 17 से 20% तक कर दिया गया है। ये शरह सूद भी IMF की शर्त पर बढ़ाई गई है, यानी कि IMF की एक और शर्त है जिसको पूरा किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि 1996 में भी शरह सूद 20% ही थी, लेकिन जब शरह सूद बढ़ाई जाती है तो उसका जो असर होता है वो आवाम पर किस तरीके से पड़ता है, बराह रास्त या फिर इनडायरेक्टली, जो भी सूरत हाल होती है उसका असर आखिर में आवाम पर पड़ता है, महंगाई की सूरत में पड़ता है। और ये IMF की शर्त पर बढ़ाई गई है। क्या ये शर्त मजीद भी हम और शराइत भी हैं जिसमें हम पूरा करेंगे, और क्या शरह सूद यहाँ पर रुक जाएगी, इसी पर बात कर, इसी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन करें माहिर मौशरियात हैं फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ऐसा वक्त जब अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ है, लेकिन हम IMF की तमाम शराइत पूरी करने में लगे हुए हैं और एक और शर्त हमने पूरी कर दी है और अब शरह सूद है 20%। सर, कितना असर पड़ता है और किस तरीके से असर पड़ता है इस पर आवाम का? देखिए, अगर आपका फोकस सिर्फ शराय सूद पे है इस वक्त तो उसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये है कि पेंडेमिक जो कोरोना वायरस के फौरन बाद जो महंगाई की एक लहर आई थी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि यूरोप में भी और अमेरिका में भी, उससे भुगतने के लिए, महंगाई की शरह को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने बहुत ही तेजी से अपनी शरह सूद को बढ़ाया है। इकोनॉमिक्स में ये जाना जाता है कि अगर शरह सूद को बढ़ाया जाता है तो उसके नतीजे में महंगाई को कंट्रोल करने का एक ये टूल समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही नजर आया कि महंगाई हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो अफराद दर की शरह थी वो तो बाकी दुनिया से भी बहुत तेजी से बढ़ी और हमारे यहाँ भी हमने देखा कि सेंट्रल बैंक ने धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया। इस वक्त ये जाना जा रहा था कि सेंट्रल बैंक जो है वो तकरीबन 2% या 200 बेसिस पॉइंट इजाफा करेगा शरह सूद में, क्योंकि महंगाई की शरह जो है ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया में कोई 40% तक चली गई। मार्केट के एक्सपेक्टेशन के कुछ खिलाफ ये एक पैगाम आया है स्टेट बैंक की तरफ से, 2 की जगह 3% बढ़ाया गया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और कोशिश स्टेट बैंक की ये है कि महंगाई को किसी तरह कंट्रोल और काबू में किया जाए। तो इससे महंगाई काबू में कैसे आती है? देखिए, इंटरेस्ट रेट जब किसी भी मईशत के अंदर बढ़ता है तो जो डिमांड है
डिमांड साइड ऑफ थिंग्स वो नीचे आ जाती है। अच्छा। आपकी मेरी तरफ से डिमांड है उसके ऊपर इसका असर होता है, उसको नेगेटिव करती है। अच्छा। और जब डिमांड कम होती है और सप्लाई अगर हम अस्यूम करें कि वही रहती है तो फिर महंगाई की शरह जो है उसको वो कंट्रोल में आने लगती है। इसका इम्पैक्ट जो मगरबी ममालिक में है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि मगरबी ममालिक में लोग जो हैं वो अपनी कारों की परचेज भी बैंकों से करते हैं, उनके ऊपर भी मॉर्गेज है, वो घर में टीवी खरीदने या सोफा खरीदने के लिए भी बैंक का लोन इस्तेमाल करते हैं। और जब लोन के ऊपर शरह सूद बढ़ा दी जाती है तो उनकी तरफ से डिमांड कम हो जाती है। तो ये बात दुरुस्त है कि इसका वो इम्पैक्ट जो मगरबी ममालिक में आता है वो शायद पाकिस्तान में ना आए, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक कोशिश यही कर रहा है कि डिमांड साइड को कम किया जाए और डिमांड प्रेशर जो है जिसके नतीजे में महंगाई की शरह आसमान से बातें कर रही है उसको किसी तरह काबू में लाया जाए। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी आज, जिस तरह हमने देखा कि डॉलर में 18 रुपए का इजाफा हुआ, और वही वजह कि क्योंकि अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ, ताख़ीर हो रही है IMF से मुआहिदे में, उसका असर पड़ रहा है। अब इस चीज़ को देखते हुए क्या हम ये समझें कि एक तरफ तो महंगाई कंट्रोल करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरा डॉलर में जो इजाफा हो रहा है, रुपए कदर खो रहा है, तो ये महंगाई की नई लहर को लेकर नहीं आएगा? जी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर रुपया गिरता है तो जितनी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जो डॉलर्स में इंपोर्ट होती हैं उनकी जो कीमत है वो भी बढ़ने लगती है। लेकिन ये याद रखिए कि ये हमारे मुल्क के अंदर जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आता रुपए गिरने का जितनी तेजी। लेकिन सर हमारी मईशत तो इंपोर्ट पे खड़ी है, हम पेट्रोल भी जो है वो तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गैस भी करते हैं, हम तो चावल भी करते हैं, हम तो दालें भी करते हैं, तो ये वो चीजें हैं ना जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। जी मेरी अर्ज सुन लीजिए। जी सर। मेरी अर्ज ये है कि आटा जो है वो तकरीबन 115 किलोग्राम हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा और मर्द इस्तेमाल करता है और वो लगभग 95% पाकिस्तान के अंदर पैदा करते हैं। इस साल कोई 25 मिलियन टन का जो है वो हमारा टारगेट है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 3 से 4 लाख टन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस इंपोर्टेड आटे के लिए हमें डॉलर चाहिए और डॉलर बढ़ रहा है रुपए के सामने तो उसकी कीमत में इजाफा आएगा। लेकिन 95% ऑफ द आटा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है। इसी तरह अगर चीनी की बात करते हैं तो लगभग हर पाकिस्तानी 25 किलोग्राम चीनी सालाना इस्तेमाल कर रहा है और गन्ने की 100% फसल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनती है, वो हम इम्पोर्ट नहीं करते, बल्कि इस साल चीनी का सरप्लस है और चीनी पाकिस्तान के अंदर से एक्सपोर्ट की जाएगी। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान जो है वो सरप्लस है, अंडे पाकिस्तान जो है वो सरप्लस है। तो ये चीजें जो खाने की हैं जिसमें आटा है, चीनी है, दूध है, और इसकी कीमत में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर आता है। अच्छा चलें, अभी हम इस चीज़ को इस तरह से कर लेते हैं कि क्योंकि IMF से मुआहिदा ताख़ीर का शिकार हो रहा है इसलिए सिचुएशन हो रही है। अगर IMF से मुआहिदा हो जाएगा, IMF किस्त भी जारी कर देगा, तो क्या हम इस मुआशी बहरान से निकल जाएंगे फारूक साहब? देखिए IMF के चार्टर में ये नहीं लिखा कि किसी मुल्क के माशी बुरहान को IMF ने निकालना है। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं तो किसी माशी बुरहान से मुआशी बहरान से निकालना हमारी अपनी सियासी क़यादत की जिम्मेदारी। मुआशी बहरान से निकलने के लिए हमारी अपनी माशी क़यादत को और सियासी क़यादत को ऐसी माशी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो हमें माशी बहरान से निकाल सकें। अगर बिजली के शोबे में 500 से 600 अरब का नुकसान हो रहा है, चाहे IMF इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, ये हमारे अपने मुफाद में है कि उस खसारे को दूर करना है। अगर गैस के शोबे में हम 1500 अरब का गर्दिशी कर्जा इकट्ठा कर बैठे हैं तो ये हमारे अपने मुफाद में है जिसको खत्म करना है, चाहे IMF हमें ये कहे या ना कहे। तो बात याद रखिए कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। ये नतीजा है हमारी अपनी गलत पॉलिसीज का। रखिए कि IMF की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकाला जाए। लेकिन जो IMF शराइत लगा रहा है कि आप डॉलर रेट को ग्रे मार्केट के रेट पर लेकर आएँ, यानी कि जो अफगानिस्तान में ट्रेड हो रहा है उसी पर आप लेकर आएँ। जब ये IMF शर्त लगा रहा है, IMF कह रहा है टैक्सेस की शरह को बढ़ाया जाए, IMF कह रहा है डॉलर की जो है वो रेट बढ़ाया जाए, शरह सूद को बढ़ाया जाए, तो ये तो फिर हमें अब करना है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना फारूक साहब।
नहीं, आपके पास कोई सबूत है कि हमें IMF ये कह रहा है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। एक और मामले पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं जी फारूक साहब, क्या आपके पास कोई सबूत है कि IMF हमें ये कह रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और IMF हमें ये तो नहीं कहता है ना फारूक साहब कि आप आम आदमी पर बोझ डालें, वो तो बस ये कहता है ना कि आपने कर्जा वापस कैसे करना है, ऐसे फिजिबल हालात पैदा करें। मैं सही कह रही हूँ? IMF ये कहता है कि मार्केट को इजाजत दे कि वो रुपये और डॉलर का रेट का तयन करे। IMF हमें ये नहीं कहता कि आप ब्लैक मार्केट करें, आप इंटरबैंक करें और ग्रे मार्केट के रेट को बराबर करें। सही बात है। सिर्फ ये कहता है, सिर्फ हमें नहीं कहता, दुनिया भर को यही कहता है कि जो रुपये डॉलर का रेट है वो मसनूई तरीके से उसका तयन ना किया जाए, वो मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड सप्लाई की, वो उसका तयन करें। IMF हमें ये कहता है कि बिजली के शोबे में खसारा ना करें। IMF कहता है कि आप बजट के शोबे में बजट जो बनाते हैं उसमें खसारा ना करें, जो आपकी आमदन है अपनी इख्तियार भी उसके मुताबिक करें। IMF हमें ये कहता है कि आप तजारती खसारा ना करें, आप जितने इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसके बराबर अपनी इंपोर्ट्स लेके आए। ये चीजें अगर IMF इस दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करता हो, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारे अपने मुफाद में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा आपने वजाहत के साथ कर दिया, क्योंकि हमें तो वो बताया जो जाता है ना, हम समझते हैं वही ठीक है। ज़रा मैं एक और चीज़ से कनेक्ट करना चाहती थी, फारूक साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, आज एक और जाविया में बात करूंगी कि जो मईशत की तबाहाली है और मईशत के जिस बहरान से मुल्क गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि तारकीन वतन की तादाद में इजाफा हो रहा है। इटली किश्ती वाक़या हो, लीबिया किश्ती वाक़या हो, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुआशी, सियासी और समाजी लिहाज से इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से आज गुजर रहा है। हर इदारा मुतनाज़ है, सियासी क़यादत बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मायूसी का अंधेरा बढ़ रहा है और उम्मीद की किरणें एक एक करके बुझती जा रही हैं। इन हालात में शऊरी तौर पर सबसे पहले जो तबका मुतासर होता है वो नौजवान है, और यही वो तबका है जो सबसे पहले ये फैसला करता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, यानी कि मुझे आगे क्या करना है। आम तौर पर इनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि उजड़ती हुई बस्ती को छोड़कर खुशहाल बस्ती की तलाश में हिजरत कर ली जाए, यानी कि किसी और मुल्क में मूव कर लिया जाए और एक और नया मस्कन तलाश किया जाए, या फिर दूसरा ये कि इस अंधेरे को दूर करने के लिए खुद ही शमे रोशन की जाए, चाहे इसकी ईंधन अपना खून ही क्यों ना हो। इस वक्त ऐसा लगता है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जिसने पहला रास्ता यानी कि मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाने का फैसला किया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़कर जाने वालों की तादाद में हैरान कुन और अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ। 2022 में 7,65,000 पढ़े लिखे नौजवानों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। उनमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, IT एक्सपर्ट्स थे और बहुत से दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान थे। कुछ बड़े शोबों की बात करें तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान 7,000 से ज़ायद इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 1,600 नर्सेस, 2,000 IT माहिरीन और 6,500 अकाउंटेंट्स और इसी तरीके से ज़राई माहिरीन, 900 असातिज़ा उनसे महरूम हो गया है और ये तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए ये नौजवान जाते हैं, अपने मुल्क को अलविदा कहते हैं। कभी ये कानूनी रास्ता होता है, कभी गैर कानूनी होता है, कभी कंटेनर्स में इनकी अमवात हो जाती हैं, कभी इसी तरह से कश्ती में जो ज़्यादा लोग बिठा दिए जाते हैं और वो किसी का प्यारा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर अपने आप की परवाह ना करते हुए बस ये किसी तरह पहुंच जाए, मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए, ये फैसला कर लेते। कितना अलमिया है ना ये। इस पर ज़रा हम बात करेंगे। फारूक साहब तुम्हारे साथ हैं ही मौजूद, तैमूर सलीम झगड़ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तैमूर साहब, 2022 की मैंने कुछ फिगर्स रखे हैं कि कितना बड़ी तादाद में, यानी कि 7 लाख से भी ऊपर हमारा वो नौजवान नस्ल जो कल हमारा मुस्तकबिल है, जिसने हमें यहाँ पर हमारे मुल्क में रहते हुए बहुत कुछ मुल्क को देना है, वो छोड़ गया है मुल्क और मज़ीद छोड़ के जा रहे हैं। कभी वो इस तरह कश्ती में बेचारे उनकी कश्ती उलट जाती है, कभी कंटेनर्स में उनकी अमवात हो जाती हैं। ये किस तरह जा रहा है मुल्क, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने खुद 16 साल बाहर गुजारे हैं और ये तकलीफ दे बात नहीं है
कि लोग बाहर जाके हुनर सीखें या बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बनाएं और उसके बाद वापस आएं या बाहर रहते हुए भी वो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर हमारा मुल्क आज चलता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिमिटेंसेस के थ्रू चलता है, और सिर्फ अमीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नहीं, इसमें ज़्यादातर पैसे वो लोग वापस भेजते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से जाके गल्फ़ ममालिक में, मिडल ईस्ट में जाके लेबर करते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, टैक्सीज चलाते हैं। अफसोस की बात ये है एक कि हमने हालात ऐसे पाकिस्तान में बना दिए, रवायती तौर पे भी ऐसे थे, लेकिन जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, वो पुराना पाकिस्तान इतनी ज़ोर से आ गया कि किसी को उम्मीद नहीं है आज पाकिस्तान से। तो जिस नाउमीदी से लोग जा रहे हैं ना, वो एक खौफनाक चीज़ है, क्योंकि हम सबको उम्मीद होना चाहिए। मुझे आज भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान और इस मुल्क की नौजवान नस्ल इस पाकिस्तान को तब्दील करेगी। लेकिन अगर आप आज रहते हो तो लोगों की नाउमीदी समझ में ज़रूर आती है। आज जो एक दिन में डॉलर, इंटरेस्ट रेट, बिजली के नर्क, तीनों चीज़ें एक ही दिन में हुई हैं, तो आपको नाउमीदी समझ में आती है। दूसरी चीज़ ये, और मैं 2006, 7, 8 में लंदन में MBA कर रहा था, तो वहाँ पे जो इंडियन कॉलीग्स थे एक तब्दीली नज़र आई। 10-12 साल की रिफॉर्म के बाद उनको बाहर भी मौके थे, इंडिया में भी मौके थे। तो जितने लोग बाहर जाते थे वो ये भी सोचते थे कि मैं न्यूयॉर्क या लंदन में काम करूं या मैं वापस इंडिया जाऊं। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? और जवाब है, हो सकता है। लेकिन आप आज भी देखें कि आज इस मुल्क के हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन की डर की वजह से भागने के बावजूद वो फैसले नहीं ले सकते जिसकी वजह से हमारे इतने मुश्किल दवाई खाने के बावजूद भी IMF के साथ डील साइन नहीं हो रही। और अल्टीमेटली अगर इतनी तकलीफ सहनी पड़ती या इतनी तकलीफ सहनी पड़ती, फैसले ना लेते लेते वो तकलीफ इतनी आवाम को सहनी पड़ती। और ये तो IMF की शराइत पर हो रहा है ना तैमूर साहब, अभी आपने देखा इंटरेस्ट रेट 20% पे कर दिया गया। IMF आपको कोई चीज़ नहीं कह रहा जो आपको अपने लिए नहीं करनी चाहिए, और अगर IMF कोई गलत चीज़ कह रहा है और आप में काबिलियत हो तो आप जाके उनको कह सकते हैं कि अगर आपके ख्याल में मेरा खसारा ज़्यादा है, आप कह रहे हैं कि बिजली का दाम ज़्यादा करो, मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया, मेरे ख्याल में बिजली का दाम ज़्यादा करने के बजाय मैं यहाँ से जो है वो पैसे निकाल देता हूँ। लेकिन इस हुकूमत में ना वो सलाहियत है ना वो नीयत है। आज डॉलर के साथ क्या हुआ? आज डॉलर के साथ यही हुआ कि जो इन्होंने बार बार कहा था और जो बिल्कुल ठीक डिमांड थी कि हमारी रुपए की एक्सचेंज रेट मार्केट को डिटरमिन करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो कमिटमेंट करके भी इन्होंने पिछले महीने रुपए की रेट मैनिपुलेट करने की कोशिश की। यही तो कहता है, वो यही तो कहते हैं कि भाई आपने तो उसको इक्वल करना है, आपने कैसे भी करना है। IMF कहता है, ये नहीं कहता कि आप जो कर रहे हैं आवाम के साथ जो कर रहे हैं IMF नहीं कह रहा। पॉइंट लेकिन मैं चाहूँगी आप हमारे साथ ही रहिए तैमूर साहब, आपसे मजीद सियासी मौज़ूआत पर भी मैंने गुफ्तगू करनी है। फ़ारूक सलीम साहब का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर एक बड़ी बहस हुई। किसी ने कहा ये 3-2, हुकूमत ने कहा नहीं ये 4-3 का फैसला है। पहले इस पर बहस होती रही। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ आज और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 90 रोज़ में तो इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता हम कोशिश करेंगे कि उससे ऊपर जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जाए, पंजाब में भी और KP में भी। अब वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया सूबों में इंतखाबात की तारीख के हवाले से, वो फैसला तमाम कानूनी इबाम को दूर कर रहा है। और जिन्होंने पंजाब और KP में असम्बलियों की तहलील के बाद हमें जकड़ा हुआ था, लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 3-2 का है या 4-3 का, ये बहस अब शुरू हो गई। फैसले के दिन चीफ जस्टिस ने कमरे अदालत में बताया कि फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने अदालत में दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेर के इख्तिलाफी नोट भी पढ़कर सुनाए। कमरे अदालत में जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो यही समझा गया कि ये फैसला 3-2 के तनासुब से आया है।
लेकिन जो ही चीफ जस्टिस ने इख्तिलाफी नोट्स में जुमला पढ़ा कि हम जस्टिस जाया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले से इत्तेफाक करते हैं, तो कमरा अदालत का माहौल तब्दील होने लगा। समाअत ख़त्म हुई, फैसला 3-2 से नहीं 4-3 से हो गया, इसकी आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसके बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ आए और उन्होंने ये कहा कि इब्तदाई तौर पर ये 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिससे 2 जजेस अलहदा हो गए थे। 23 फरवरी को फैसले में 2 अरकान ने केस को नाकाबिले समाअत करार दिया और फिर मजीद 2 जजेस ने पटिशन को मुस्तरद किया और 3 ने काबिले समाअत करार दिया। लिहाजा ये पटिशन 3-2 की अक्सरियत से मंजूर नहीं बल्कि 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हुई है। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि 9 रुकनी बेंच में शामिल जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया था वो मामला उधर ही ख़त्म हो गया था। ये बेंच नए सिरे से बना, इसने नए सिरे से समाअत की और जिस बेंच ने फैसला सुनाया वो 5 रुकनी बेंच था और वो 3-2 के तनासुब से ही है। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं और तो हम बात करेंगे ही। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ आगे मौजूद होंगे, लेकिन तैमूर साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का इजलास अभी हुआ और जिसमें ये बात निकल कर आई कि जी मुशावरत करेगा, जब सदर मुशावरत करेंगे और गवर्नर मुशावरत करेंगे तो फिर आगे इलेक्शन कमीशन भी उसमें होगा, लेकिन 90 रोज़ में मुमकिन नहीं है ये सब कुछ। देखिए, उसके लिए वैसे एहतसाब किसी का होना चाहिए। अगर आपके पास एतजाज़ साहब है तो मेरे से वो बहुत बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो 40 दिन गवर्नर के ऑफिस ने, दोनों सूबों में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ने, जो इलेक्शन के डिले की ऑलमोस्ट एक साजिश थी, ऑलमोस्ट भी नहीं, एक क्लियर साजिश थी कि इलेक्शन कोई नहीं करना चाहता था। इसके माँ सिवा के आइन में ब्लैक एंड वाइट में लिखा है कि इलेक्शन का 90 दिन के अंदर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो किसी को जवाबदेह होना चाहिए ना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो ऑलरेडी कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि मैं लाहौर से गाड़ी में आ रहा था, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट में भी जो समाअत हुई, जो यहाँ पे केस चल रहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एंडोर्स कर दिया कि अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वही जो है वो बाइंडिंग है। अब एक सवाल तो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा क्या डेट रखते हैं। जो मेरे ख्याल में कल के फैसले में लिखा गया था कि मिनिमम पॉसिबल डिले हो सकती है, मेरे ख्याल में उससे मुराद ये है कि जो इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि इलेक्शन शेड्यूल 54 दिन का होगा, आज से या कल से या परसों से। जब भी आप जो है वो इलेक्शन शेड्यूल दे दें तो उससे आप 54 दिन या 54 डेज जो है वो लगा दें। लेकिन इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हमारी जमहूरियत को, यानी कि हमारी आइन के रूह को कौन खतरे में डालता है। क्या इसका जवाबदेह गवर्नर है? क्या इसका जवाबदेह इलेक्शन कमीशन है? हाँ। जिसका काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन से भागना नहीं? या इसका जवाबदेह जो कल आपने लॉ मिनिस्टर का जो हॉलीवुड की परफॉर्मेंस है वो आपने देखी, और या राना सनाउल्लाह को मैं रात को टीवी पे सुन रहा था कि उन्होंने एक फैसले को भी, जो एक फैसले आया था और जो 2 जजेस ने डिसेंट किया था, या उससे पहले भी जो 2 जजेस ने डिसेंट किया, होना ही नहीं चाहिए था ना। एक्चुअली तो इसको उलझाना नहीं चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते थे टाइम। मारूफ माहिर कानून है एतजाज़ अहसन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा अब उनसे इस कानूनी जो जितने भी पहलू हैं उस पर रोशनी डालेंगे। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। जो कल फैसला आया उस पर एक बहस स्टार्ट हो गई। हुकूमत से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने कहा ये तो 3-2 का फैसला है ही नहीं, ये तो 4-3 का फैसला है। अपने अपने जो तशरीहात हैं इस फैसले पर दी जा रही हैं। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल बात है कि मुझे बड़ी मतलब तशवीश है और हैरत भी है। एक चीज वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर बाहर निकल के वो कहते हैं, सडनली एकदम ही कहते हैं कि ये 4 जजों ने फैसला दिया है और वो जिन्होंने हमारे हक में किया है वो 4 जज हैं, और जिनमें 2 इस बेंच पे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। जो इनका कोई चीफ, ये सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रॉक्सी केस होके नहीं चलती कि प्रॉक्सी तौर पे आप डाल लें वोट। इस तरह तो ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है वो दूसरे बेंच पे बैठे हुए हैं, इस बेंच पे नहीं है,
इन्होंने इस बेंच पे उन्होंने बहस सुनी ही नहीं जो फाइनल बहस हुई है। इस बेंच पे वो खुद तस्लीम करते हैं उस फुटनोट पे, जो बड़ा मुतनाज़ा फुटनोट है, बट उस फुटनोट पे कि ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। जिस बेंच में वो बैठे हैं जब, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने अनाउंस किया है कि बाय 3-2 मेजॉरिटी हमारा ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और वो 3/2 मेजॉरिटी में वो ना मेजॉरिटी में, वो माइनॉरिटी में है, और वो 5 जजेस का बेंच है जो ये ऑर्डर अनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल। और ओपन कोर्ट में उनकी चीफ जस्टिस ने पढ़ के सुनाया, उन्होंने एतराज नहीं किया। वो जो जज साहिबान बाहर रह गए हैं इस बेंच से, और उनको रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच में उनकी अपनी रजा गुज़री थी कि जी आप हमें रखें या ना रखें, आप इसकी स्वाबदीद है। एक साहब ने तो ये कह दिया, दूसरे साहब निकल गए। अब वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया बेंच। उस रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के सामने बहस हुई, सारी जमातों ने इकट्ठे होके आई, सारे वकला उन्होंने तरतीब से बहस की और अपना अपना मौक़िफ़ दिया। अब इन 2 जजेस ने तो सुनाया ही नहीं है केस, ये तो बेंच में ही नहीं है। तो फिर ये तो 4 दिन का फैसला हुआ ही नहीं ना, ये 3-2 का हुआ। बड़ी क्लियरिटी कर दिया एतजाज़ात साहब आपने। अब अगर हुकूमत को कोई इबाम है भी, तो क्या वो रिव्यू पटिशन कर सकती है इस पर? नजरसानी की दरखास्त तो जरूर दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि नजरसानी की दरखास्त नहीं दे। नजरसानी की दरखास्तें वैसे 99.9% जो है वो मुस्तरद भी होती हैं रिकॉर्ड को। 90-95% होगा अगर मैंने कुछ ज्यादा बयान कर दिया, बट ज्यादातर वो डिसमिस होती हैं और इसमें कोई रिव्यू की बात ही नहीं है। 90 दिन की मामला सब एग्री कर रहे हैं कि वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट लेटर देन 90 डेज। वो आप पढ़ते हैं सिर्फ 224 को, जरा आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 2 भी पढ़े, नॉट लेटर देन 92, जहाँ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का जिक्र है, और नॉट लेटर देन 90 डेज। तो ये आइन में लिखा हुआ है। अब उसके बाद 90 डेज में अगर होना है तो इस वक्त तक बहुत सारा काम हो जाना चाहिए था। अब 90 डेज में 2, 4, 10 दिन की रियायत अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो वो भी मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि बहुत फेवर दिखाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जिन्होंने अभी तक कोई काम ही नहीं किया इसके बारे में। वो यही रहते, ना प्रेसिडेंट से ने शराबत की है ना कुछ किया है। उन्होंने भी एक अपनी एक हाकमियत ही बना ली है। वो हाकिम है वो इस लिहाज से कि इलेक्शन के दौरान उनका बहुत अहम रोल है, कलीदी और सबसे अहम रोल है, और इख्तियारात भी सबसे ज्यादा है। लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि वो सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कर दें। ये वो 2 जज साहिबान भी नहीं कर सकते। दे कांट बी काउंटेड इन द बेंच, जिस बेंच में वो मौजूद ही नहीं है, उनकी रूह नहीं आके बैठी है। राइट। अब ये जो सूरत हाल है जिसमें आपने खुद कहा कि भाई आपने तो वही फैसला करना है जो आइन में लिखा हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो आज इजलास में कहा कि 90 रोज से मुमकिन नहीं है, अगर हुकूमत एतजाज साहब या इलेक्शन कमीशन कोई भी बहाना बनाता है तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आएगा? पहली बात तो है तौहीन अदालत तो लग चुकी, अभी भी लग सकती है जो कुछ ये इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। बट उसके अलावा मैं आपको ये अर्ज करूँ कि जो क्रूशल पॉइंट है, आप एक क्रूशल पॉइंट देख लें। ये बैठे हुए केयर टेकर रेजीम, गवर्नमेंट केयर टेकर कैबिनेट सारी नामजद होती है, इलेक्टेड नहीं है, नामजद है। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के मुश्तरका फैसले थे। चलो जिस तरह भी हुआ, वो जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त बना हुआ है चले, वो अब नामजद है। अब नामजद जो है हुकूमत, वो तो अपने पैराए के, अपने मैंडेट के एक दिन एक्स्ट्रा नहीं जा सकती, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं जा सकती। 90 दिन हो गए तो खत्म, अगर कोई इलेक्शन नहीं हुआ तो खत्म। ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए 10-12 दिन, 8-10 दिन ऊपर ज्यादा से ज्यादा। अब वो कौन इंतजाम चला रहा होगा, लेजिटिमेट अहकामात कौन दे रहा होगा जब 91st डे को बाद, अगर 91st डे के बाद आप कहते हैं कि 20 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, तो फिर 4 साल भी हो सकते हैं।
ये नहीं है मंशा, नॉट लेटर देन 90 डेज कहता है नहीं, 91 दिन को एक्सक्लूड करता है, 91 दिन इलीगल हो गया। अब ये मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं या अपने जो आजम खान साहब है, ये 91st डे को क्या करेंगे? आई एम श्योर आजम खान विल मूव आउट। वो सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, देखे जी मैं इस दिन के बाद नहीं, लेजिटिमेट ही नहीं, मेरा मैंडेट, मेरा इसके दिन के बाद इलेक्टेड वजीर आजम आना चाहिए। और वो अगर आप डाल लें कि एक जगह कहते हैं 14 दिन लगेंगे इलेक्शन के बाद इसको चीफ इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट कंपाइल करते हुए, या ये कहते हैं कि 21 दिन होंगे, द पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द इलेक्शन। आप देखें कितना कि पार्लियामेंट इलेक्ट हो गई है तो उसको बुला ही नहीं रहा याहिया खान उसका इजलास। पार्लियामेंट शैल मीट विद इन 21 on the 21st day, on the 21st day it shall meet on the 21st day after the election unless sooner summoned by the president। तो वो 21 दिन भी चलो डाल लें, 21 दिन में यूं ही वो गवर्नमेंट ही नहीं होगी, इलेक्शन ही नहीं होगी, तो वो 21 दिन की ब्याज कैसा शुरू होगी। पर 21 दिन भी डाले, 111 दिन के बाद खत्म है ये, उसके बाद ये नहीं रह सकते जो है केयर टेकर। अगर ये केयर टेकर गैर फाल हो गया बाई प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये गैर फाल हो गया तो इंतजाम पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का कौन चलाएगा? खुदा ना खास्ता कोई और ही ना आके चलाना शुरू हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड आप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ बेस्ट आपके पास सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी का जो फैसला आ गया 5 मेंबर बेंच में, उसको आप चलने दें, खुदारा चलने दें, उस पर अमल होने दें, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रेमेसी रहने दें, बजाय ये कि उसको अंडरमाइन करें आप और अपने कोर्ट को भी करें और बाहर से भी ताकतें कर रही हो, अंडरमाइन कर रहे हो। ये इसको चलने दें, इलेक्शन हो जाने दें, इलेक्शन हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। एतजाज साहब आपने बहुत अच्छी तरीके से वजाहत कर दी है कानूनी तौर पर, बहुत शुक्रिया आपका। और एतजाज कह रहे हैं कि जब आइन के आर्टिकल 224 में ये लिखा है कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी है, नॉट लेटर देन 90 डेज, तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियत का फैसला है, बहुत क्लियरिटी के साथ है। अब कुछ भी करे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन। इस नोट के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।